सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि जो गवाह जो होते हैं, साक्षी जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बात आती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण स्तंभ, यानी कि साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो साक्ष्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अदालत गवाहों और सबूतों को 3 श्रेणियों में बांटती है। ठीक है, तो अदालत गवाह और सबूतों को 3 श्रेणियों में बांटती है। कौन कौन से साक्ष्य होते हैं? एक तो होता है पूर्ण विश्वसनीय भाई साक्ष्य, पूर्ण विश्वसनीय गवाह, यानी कि ऐसा गवाह जिनकी बातों में कोई विरोधाभास नहीं है, अदालत इनकी गवाही पर अकेले ही सजा सुना सकती है। तो पहला प्रकार बताया कौन सा? पूर्णतः विश्वसनीय, यानी कि जिस पर पूरा विश्वास किया जा सकता है। ये ऐसे गवाह होते हैं जिनका काट नहीं होती कहीं पे भी। ठीक है, बहुत कम काट होती है। ठीक है, और अदालत इनकी गवाही पर क्या है? अकेले ही सजा सुना सकती है। ठीक है, यानी कि इनकी गवाही ऐसी होती है जैसे पुलिस को कोई घटना बताई थी, वैसी की वैसी घटना कोर्ट में बताई है। ठीक है, कोई भी बदलाव नहीं कहीं पे भी। तो ये पूर्णतः विश्वसनीय साक्ष्य होते हैं। नंबर 1 प्रकार के होते हैं पूर्णतः विश्वसनीय गवाह में। दूसरा बताया पूर्णतः अविश्वसनीय, यानी कि ऐसे गवाह जिन पर क्या है? विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे गवाह जो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, अदालत इसे पूरी तरह से खारिज कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्णतः अविश्वसनीय गवाह होते हैं जो झूठ बोलते हैं, पूर्णतः ही क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तो अदालत इनको क्या कर देगी? खारिज कर देगी, मानेगी नहीं वो इनकी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नंबर 2 के ऊपर जो है गवाह, वो देखा हमने पूर्णतः। नंबर 3 पे बताया मिश्रित गवाह, मिश्रित साक्ष्य। ये गवाह कुछ सच बोलते हैं और कुछ में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, यानी कि आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। अदालत सावधानी बरतती है जब इनकी गवाही लेती है, और संपुष्टि के लिए अन्य सबूतों या गवाहों से मिलती है। ठीक है, यानी कि इनकी जब पुष्टि की जाएगी, मिश्रित साक्ष्य जो है, इनकी मिश्रित गवाह जो होते हैं, मिश्रित साक्ष्यों की, तो क्या है? इनकी गवाही के साथ साथ अदालत यहाँ पे क्या देखेगी? और भी चीजें देखेगी, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, ये झूठ बोल रहा है, सच गलत बोल रहा है। एफआईआर देखेगी कि एफआईआर में क्या बोला था, अब क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर अन्य सबूतों से मुख्य बयान सच साबित हो जाए तभी अदालत इन्हें मानती है भाई, लेकिन पूर्णतः अविश्वसनीय साक्ष्य को अदालत नहीं मानती, खारिज कर देती है। लेकिन इसमें अदालत छाननी का काम करती है। छाननी की तरह क्या है? जो गवाह जो है उसको छानती है, उनके शब्दों को, और सच का पता लगाती है। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्या बताए? साक्ष्य बताए, गवाह बताए। अदालत हर गवाही को रखती है और सच को खोजती है। मकसद है सच को स्वीकार करना और झूठ को नहीं भी। तो अदालत का क्या मकसद है? सच को स्वीकार करना, सच को खोजना, सच को, गवाह को क्या करना? रखना। ठीक है, आइए आगे चर्चा। सह अपराधी की गवाही, यानी कि कोई अपराधी है और अपराधी का एक और साथी है जिसको बोलते हैं सह अपराधी। तो सह अपराधी की गवाही के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या कहा गया? धारा 133 और धारा 114 ये सह अपराधी के बारे में चर्चा करती है। क्या बोलते हैं? आइए। सह अपराधी वह होता है जो अपराध में मुजरिम के साथ शामिल था लेकिन अब सरकारी गवाह बन गए, यानी 2 क्या थे? आरोपी थे भाई। ठीक है, 2 व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कोई घटना को अंजाम दे दिया। अब इनमें से एक जो है वो क्या बन गया? सरकारी गवाह बन गया। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ भाई। ठीक है, अपराध तो दोनों ने किया है, लेकिन एक क्या बन गया? सरकारी गवाह बन गया। इसको बोलते हैं सह अपराधी। पहले अपराधी के
साथ था ये, अब क्या होगा, अब ये सरकारी गवाह बन गया। अब किसके साथ है, सरकार के खिलाफ है, सरकार के पक्ष में। हाँ, ये भी। तो कानून क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 कहती है कि एक सह अपराधी सक्षम गवाह है और उसकी गवाही पर दोष सिद्धि दी जा सकती है। ठीक है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 कहती है कि जो एक सह अपराधी जो है वो क्या है, एक सक्षम गवाह है। क्यों, क्योंकि अपराध में वो शामिल था, उसको पता था कि कैसे कैसे घटना हुई, और इसकी गवाही पर, जो सह अपराधी है उसकी गवाही पर दोष सिद्धि यानी कि दोषी माना जा सकता है। ठीक है, दोष सिद्धि की जा सकती है। ठीक है, ये बोलती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 पर। अब बात करते हैं धारा 114 क्या कहती है। दृष्टांक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 दृष्टांक है। यह कहती है कि सह अपराधी विश्वास करने योग्य नहीं है जब तक कि उसकी बातों की पुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से न हो जाए। ये बात भी ध्यान रखना, धारा 133 तो कहती है, क्या कहती है कि जो सह अपराधी जो है वो गवाही के लिए सक्षम है, भाई सक्षम गवाह हो। ठीक है, और जो इसकी गवाही के ऊपर क्या होता है, तो जो सक्षम जो गवाह जो है यानी कि सह अपराधी जो है, इसकी गवाही पर दोष सिद्धि हो सकती है। लेकिन धारा 114 क्या कहती है, दृष्टांक है, ये कहता है कि सह अपराधी विश्वास करने योग्य नहीं है जब तक कि, कब तक विश्वास करने योग्य नहीं है, जब तक बातों की पुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से की जाए। ठीक है, जो अन्य जो स्वतंत्र साक्ष्य जो मिले हैं उनसे अगर बातों की पुष्टि हो गई। अब लगा लो दो व्यक्ति हैं, दोनों ने क्या किया, कोई घटना को अंजाम दिया, किसी को मार दिया। ठीक है, चाकू से मारा है। ठीक है, चाकू से मार दिया और मार के उसको नहर में डाल दिया भाई। ठीक है, किसी ने कैमरे में देख लिया या किसी ने गिरते हुए देख लिया। अब दोनों अपराधी थे आ गए। एक जो उसका मुख्य जो अपराधी है जिसने चाकू मारा था, उसका साथ देने वाला जो है वो है सह अपराधी। अब वो क्या हो जाता, वो बन जाता सरकारी गवाह। और सरकारी गवाह बनने के बाद क्या होता है, वो बताता है कि हमने इसको चाकू से मारा। अब मेडिकल रिपोर्ट में आ गई कि हाँ चाकू से मारा, सही बोल रहा है, और हम इसको नहर में डालाएं, तो नहर से अगर लाश में नहीं तो हो गया, हाँ नहर में डाल दिया। तो ये क्या है, इसकी स्वतंत्र साक्ष्यों से पुष्टि की जाती है कि सही बोल रहा है, गलत नहीं हो, तब ये गवाही मान्य होती है। ठीक है, ये धारा 114 बोलती है। आसान मतलब, जो व्यक्ति खुद अपराध में शामिल रहा हो वह अपना बचाव करने के लिए झूठ बोल सकता है भाई। ठीक है, या पुलिस को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बात कर सकता है। इसलिए जज साहब तब तक सजा नहीं सुनाते जब तक कि सह अपराधी की कहानी के मुख्य हिस्सों का कोई दूसरा सबूत न मिल जाए। इस बात को ध्यान रखना भाई। निष्कर्ष देखते हैं हम, सह अपराधी की गवाही अकेले पर्याप्त नहीं होती, उसकी पुष्टि अन्य स्वतंत्र सबूतों से आवश्यक है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब लैंगिक अपराध और पीड़िता की गवाही। यानी कि कोई लैंगिक अपराध होता है और उसमें जो पीड़ित जो है, पीड़िता, तो उसकी गवाही के बारे में चर्चा करते हैं। उसकी गवाही में क्या होगा, कहाँ तक वो मान्य है। यह सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है पीड़िता का साक्ष्य भी, पीड़िता की गवाही भी। कानून यह मानता है कि एक यौन अपराध की पीड़िता का बयान आहत साक्षी के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो इंजर्ड जो विटनेस जो है उसके बराबर होता है। ठीक है, जो यौन पीड़ित साक्षी, यौन जो पीड़िता होती है उसका साक्ष्य किसके बराबर है, किसी चोट लगे हुए व्यक्ति के बराबर होता है, क्योंकि उसके ऊपर वो बीती है वो बात। ठीक है, आहत साक्षी का महत्व क्या है, यदि कोई गवाह घायल है तो यह इस बात का सबूत है कि वह घटनास्थल पर मौजूद था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर पर चोट खाकर किसी निर्दोष को फंसाने का खतरा नहीं उठाएगा, इसलिए गवाही बहुत तगड़ी गवाही मानी जाती है पीड़ित साक्षी। निष्कर्ष क्या है, अदालत का मानना है कि बलात्कार या अन्य लैंगिक अपराधों में पीड़िता के बयान को ही सजा के लिए काफी माना जा सकता है यदि वह बयान विश्वसनीय और स्वाभाविक हो।
इसमें अतिरिक्त सबूतों या गवाहों की पुष्टि की जरूरत हमेशा नहीं होती, क्योंकि ऐसी घटनाओं में अक्सर कोई अन्य गवाह नहीं होता। इसको ध्यान रखना भाई, पीड़िता की गवाही जो मजबूत मानी जाती है सजा देने के लिए इसमें, ठीक है, क्योंकि वो खुद भुगतभोगी है, उसके साथ हुआ है। आज जो साक्षी जो होता है, वो हाथ साक्षी को चोट लगी है, जिसको चोट लगी है ना, वो क्या है, हाथ साक्षी है जिसके ऊपर बीती है। वैसे ही जो पीड़ित जो है लैंगिक मामलों में, उसके ऊपर बीती है, तो वो आहत जो साक्षी जो है उस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि उस समय वो मौजूद था वहां पे और उसके साथ बीती है, तो वो जो गवाही है वो काफी है भाई। कानून का उद्देश्य पीड़िता को न्याय देना है और उसके बयान को क्या है, सम्मान पूर्वक स्वीकार करना है भाई, ठीक है। ये कानून का उद्देश्य है लैंगिक अपराध और पीड़िता के जो मामले में, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। सच की खोज भी अदालत का मुख्य काम है वास्तविक सच तक पहुंचना, ठीक है भाई। न्याय और निष्पक्षता, तीनों स्तंभों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहली तो है सच तक पहुंचना, दूसरा है न्याय और निष्पक्षता, सही दोषी को सजा मिले और निर्दोष को बरी किया जाए। गवाहों की विश्वसनीयता की जांच, हर गवाह को परखना और तभी स्वीकार करना भाई, परख कर स्वीकार करना भाई, ठीक है। सबूतों का संतुलन, कानून मानव व्यवहार और व्यवहारिकता को ध्यान में रखकर फैसला देना, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अदालतें गवाह की विश्वसनीयता कैसे परखती हैं? 4 पैमाने हैं भाई इसके। कोई भी गवाह है तो उसकी विश्वसनीयता यानी कि विश्वास उस पर कैसे करती है अदालत, तो 4 आधारों पर इसको परखती हैं। आइए देखते हैं। अविश्वसनीय या असंभव बातें में, ठीक है। तो अदालत क्या देखती है? क्या देखती है अदालत? अगर गवाह ऐसी बातें कहे जो प्राकृतिक रूप से संभव ही नहीं, तो उसे खारिज कर दिया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है भाई, ठीक है। तो ऐसी बातें जो अविश्वसनीय है, जो संभव ही नहीं, ठीक है, असंभव बातें गवाह बोल रहा है, तो वो क्या है, अदालत उनको खारिज कर देती है। उदाहरण देखते हैं। घोर अंधेरे में किसी को स्पष्ट देखना, ये क्या है भाई, असंभव। अगर घोर अंधेरा तो देख कैसे लिया तुमने? 1 मील से आवाज पहचान लेना, जो लगभग असंभव की बात है, 1 मील तक तो आवाज ही नहीं आती, कैसे पहचान लिया तुमने? गवाह कहे कि लाठी से मारा और डॉक्टर कहे कि मौत गोली लगने से हुई, ठीक है। तो ये असंभव बातें हैं, इसके आधार पर गवाह को क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। अगर गवाह अविश्वसनीय या असंभव बातें बोल रहा है, अगर गवाही का आधार ही तार्किक नहीं है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई, बात को ध्यान रखना। बात नंबर 2, विरोधाभास बयान में अदालत क्या देखती है? विरोधाभास बयान देखिए। कौन सा विरोधाभास? अगर गवाह अपनी ही बात को काट रहा है तो उसकी साख खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसलिए क्या है, गवाही खारिज कर दी जाएगी। उदाहरण देखते हैं। पहला बयान था हत्या कहने की है, ठीक है भाई। दूसरा बयान दिया, बाद का बयान जिरा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती है, उसमें क्या बोला गया, हत्या कहने की थी। तो आपको ये नहीं पता हत्या किसने की थी, गवाह क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा गवाही। मतलब जब गवाह खुद ही अपनी कहानी पर टिका नहीं पा रहा तो कोर्ट उस पर विश्वास नहीं कर सकती, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। गहरी दुश्मनी और गलत इरादा में क्या देखती है अदालत यहाँ पे? क्या गवाह का आरोपी के खिलाफ कोई निजी बदला या व्यक्तिगत कारण है, ठीक है, ये बात भी देखा जाता है कि गवाही जो दे रहा है उसका जो आरोपी जो है उसके साथ कोई निजी मामला तो नहीं है, ताकि इसका बदला लेने के लिए गवाही दे रहा हो ऐसी। उदाहरण देखते हैं। अगर आरोपी और गवाह के बीच पुरानी दुश्मनी है, जैसे जमीन का विवाद या पुराना झगड़ा, ठीक है, तो ये भी अदालत देखती है कि ये गवाही जो है पुराने झगड़े को तो ताज़ा नहीं कर रही, बदला तो नहीं ले रही है। मतलब अगर गवाह के पास आरोपी को फंसाने का व्यक्तिगत कारण है तो उसकी गवाही पक्षपातपूर्ण मानी जाएगी और उसकी पुष्टि के लिए अन्य सबूतों की जरूरत होगी। ये ध्यान रखना भाई, खारिज नहीं होगी, अन्य सबूतों की जरूरत होगी कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है। गवाह का व्यवहार या तौर तरीका क्या देखती है अदालत इसमें? व्यवहार और जो तौर तरीका उसमें
कोर्ट के अंदर गवाह कैसे पेश आ रहा है, यह जज साहब के लिए बहुत बड़ा संकेत है। उदाहरण, जज साहब देखता है कि क्या गवाह बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, नजरें चुरा रहा है, जवाब बार बार बदल रहा है, या बहुत ज्यादा बनावटी लग रहा है, सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा है, या बहुत आक्रामक हो रहा है। तो चेहरे का हाव भाव और तौर तरीका भी जज साहब देखते हैं गवाही के दौरान। इसे पता चल जाता है झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। जज साहब केवल यह नहीं सुनते कि गवाह क्या बोल रहा है, बल्कि यह भी देखते हैं कि वह कैसे बोल रहा है। अगर व्यवहार असंतोषजनक है तो उसे शक्की गवाह माना जाता है भाई, यानी कि ये क्या है, शक्की गवाह, शक के दायरे में। उद्देश्य देखते हैं, सच की खोज करना, आम समझ और तर्क का इस्तेमाल करना, हर गवाह को सावधानी से परखना, ये अदालत के उद्देश्य हैं। न्याय सुनिश्चित करना, न दोषी बचे और न निर्दोष फंसे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में घायल साक्षी का सिद्धांत, जो घायल साक्षी जो है, जो खुद भुगत भोगी है, उसका सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं भाई क्या है। घायल साक्षी को सबसे भरोसेमंद क्यों माना जाता है भैया, ये देखते हैं। कोई घायल साक्षी है तो उसको भरोसेमंद क्यों माना जाता है, आइए देखते हैं। मौजूदगी का पक्का सबूत होता है, जिसको लगी है तो ये तो वहीं पे था। ठीक है, तो मौजूदगी का पक्का सबूत है, इसलिए क्या है, इसको भरोसेमंद माना जाता है। अगर किसी गवाह के शरीर पर चोट है तो यह इस बात का क्या है, सबूत है कि वह घटना के समय वहां मौजूद था। अकाट सबूत बोलते हैं इसको, जिसकी कोई काट नहीं है। अकाट सबूत है कि वह घटना के समय वहां मौजूद था। कोई भी व्यक्ति खुद को जख्मी करके किसी निर्दोष को फंसाने का जोखिम नहीं उठाएगा। ठीक है, अगर कोई गवाह है, यानी कि जिसको चोट लगी है और वो वहीं पे, तो अगर चोट लगी है तो ये साबित हो जाता है कि ये उस समय उस घटना में था। ठीक है, और ये जो सबूत होता है ये अकाट सबूत होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जिसको लगी है वो किसी दूसरे को तो फंसाएगा नहीं। ये तो कॉमन सेंस है कि ऐसे नहीं कि जोरा मर्दी फंसा दे किसी को, फलाना भी था, दिखड़ा भी था, मुखड़ा भी था, ऐसे नहीं फंसाएगा। जिसको मारी है उसको ही बताएगा कि हाँ ये था पक्का, इसलिए ये भरोसेमंद लायक सबूत है सबसे ज्यादा। घटना के समय वहां मौजूद था भाई, इसलिए तो उसको चोट लगी। असली अपराधी को पहचानना, अदालत का मानना है कि कोई घायल व्यक्ति, जैसे धर्मवती का उदाहरण, जिसने अपने पति को मरते देखा, कभी भी असली हत्यारे को छोड़कर अपने किसी बेगुनाह रिश्तेदार को झूठा नहीं फंसाएगी। ठीक है, वह न्याय चाहती है, बदला नहीं। ठीक है, यानी कि ये जो धर्मवती जो थी, इसके पति की किसी ने हत्या कर दी। ठीक है, तो हत्या कर दी तो ये उसी को फंसाएगी जिसने हत्या की, ये नहीं कि किसी रिश्तेदार को फंसा दी, क्योंकि ये बदला नहीं, न्याय चाहती है भाई। ये सबूत क्या माना जाएगा, भरोसेमंद सबूत माना जाए। मैंने अपने पति को मरते देखा, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, स्वाभाविक गवाह भाई, वह उस घटना का स्वाभाविक हिस्सा है, इसलिए उसकी बातों का सहज ही विश्वास कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि ये उस समय वहां पे मौजूद था। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। तो ये घायल साक्षी को सबसे भरोसेमंद सबूत क्यों माना जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब बात करते हैं, क्या चोट का मतलब हर बार सच्चाई है। सावधानी, मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है। केवल यह कहना कि मैं घायल हूं काफी नहीं है। अगर गवाह चोट का सर्टिफिकेट पेश नहीं करता और डॉक्टर साहब को गवाही के लिए नहीं बुलाता, तो जज साहब उसकी गवाही को खारिज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और डॉक्टर साहब को गवाही पर बुलाना चाहिए। अगर नहीं हुआ ऐसा तो जज साहब ऐसी गवाही को खारिज कर देते हैं। मामूली गलतियां, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह कहा गया है कि अगर घायल गवाह की बातों में थोड़ी बहुत गलतियां, जैसे समय बताने में या छोटी मोटी डिटेल में, तो
डिटेल में अगर कोई गलतियां हैं तो भी उसकी पूरी गवाही को बेकार नहीं माना जा सकता, मुख्य सच मायने रखता है भाई, इसको ध्यान रखना। बात नंबर 3, अगर पुलिस से कोई गलती हो, अगर पुलिस से कोई गलती हो जाए तो क्या होगा, यानी कि सबूत इकट्ठे करते हुए अगर पुलिस से कोई गलती होगी तो क्या होगा। पुलिस ने गवाह के खून से सने कपड़े जब्त नहीं किए भाई, तो ये पुलिस ने गलती कर दी। एफआईआर में और गवाही में गवाह का नाम थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया, तो ये पुलिस से गलती हुई। अदालत का फैसला क्या होगा, कोर्ट कहता है कि पुलिस की इन छोटी गलतियों का खामियाजा पीड़ित को नहीं भुगतना चाहिए। अगर गवाह घायल है तो ये छोटी जो कमियां जो है यह साबित नहीं करती कि उसने घटना देखी नहीं भाई, ठीक है, तो उसने तो घटना देखी है, तो ये साबित नहीं करती कि उसने घटना देखी नहीं। छोटी गलतियां किससे हुई, पुलिस से हुई, पीड़ित थोड़ी भुगतेगा नहीं, ठीक है। क्या दुश्मनी गवाही को कमजोर करती है, आइए देखते हैं। ये गवाह और आरोपी तो दुश्मन है, इसलिए यह झूठ बोल रहा है भाई, ठीक है। आइए देखते हैं क्या गवाही जो है, क्या दुश्मनी जो है गवाही को कमजोर करती है। अदालत का रुख भाई, अदालत कहती है कि सिर्फ दुश्मनी होने से गवाही को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जा सकता। अगर गवाह घायल है तो वह दुश्मनी का तर्क कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। अगर गवाह घायल है तो वहां पे दुश्मनी का जो तर्क जो है वो कमजोर पड़ जाता है। आप ये नहीं बोल सकते कि दोनों दुश्मन है, क्योंकि घायल व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा दिलवाना होता है, न कि बिना वजह किसी को फंसाना, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं, घायल साक्षी की गवाही को न्यायालय सबसे मजबूत मानता है भाई, उसकी उपस्थिति, अनुभव और स्वाभाविकता उसे अन्य गवाहों से अलग बनाती है। लेकिन चोट और घटना की पुष्टि के लिए मेडिकल साक्ष्य बहुत जरूरी है। छोटी पुलिस गलतियों या दुश्मनी की वजह से घायल साक्षी की गवाही खारिज नहीं की जाती, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, पुलिस की गलती है तो गवाही खारिज थोड़ी कर दी जाएगी। न्याय का उद्देश्य सच तक पहुंचना है, न कि तकनीकी खामियों के आधार पर पीड़ित को वंचित करना। इस बात को ध्यान रखना, तकनीकी कारण जो खामियां हुई है। आगे चर्चा करते हैं घायल साक्षी का सिद्धांत, फिर से एक बार इस पर चर्चा करते हैं और कुछ केस देखते हैं। हमने देखा पहले क्यों यह गवाह सबसे खास है, तो खुद भुगतभोगी है। अगर किसी गवाह के सिर पर चोट लगी है, शरीर पर चोट है, तो यह इस बात का पक्का सबूत है कि वह घटना के समय वहां पे मौजूद था और यह किसी बेगुनाह को नहीं फंसाएगा, यह न्याय की मांग करेगा। बात नंबर 2, दुश्मनी का तर्क। तो दुश्मनी का तर्क, अगर गवाह जो है वहां पे घायल है, व्यक्ति घायल है, तो दुश्मनी का तर्क जो है ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर पुलिस की कोई गलती हुई है तो पुलिस की गलती को नजरअंदाज कर देती है कौन, न्यायालय में। क्यों, क्योंकि पीड़ित ने तो गलती नहीं की, वो तो पुलिस की गलती है भाई। पुलिस की लापरवाही का मतलब यह नहीं है कि गवाह वहां था ही नहीं, ठीक है। कब साक्ष्य अस्वीकार हो सकता है, तो साक्ष्य कब अस्वीकार हो सकता है, अगर गवाह चोटिल होने का दावा कर रहा है लेकिन उसने मेडिकल रिपोर्ट चोट का प्रमाण पत्र पेश नहीं की और डॉक्टर को गवाही के लिए नहीं बुलाया, तो क्या है, अदालत उस गवाही को खारिज कर सकती है। केस देखते हैं वीरन बनाम स्टेट का केस था। इसमें क्या कहा, अदालत ने कहा कि घायल प्रत्यक्षदर्शी सबसे अच्छा गवाह है, यानी कि जो घायल जो व्यक्ति जो हुआ वो प्रत्यक्षदर्शी है, वो खुद आंखों से देखा उसने, तो वो सबसे अच्छा गवाह होता है भाई। एक घायल व्यक्ति कभी भी अपराधी को छोड़कर किसी और को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना भाई। गवाही में अगर बहुत छोटी मोटी गलतियां हैं तो भी उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये वीरेन बनाम स्टेट के केस में बात कही गई थी न्यायालय द्वारा। अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इस केस में न्यायालय ने क्या बात कही, सुप्रीम कोर्ट में। अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, यह सबसे प्रमुख सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। घायल साक्षी का साक्ष्य बहुत वजनदार होता है भाई, ये बात कही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है।
घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी एक शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि चोट खुद इसका सबूत है कि उसको चोट लगी तो घटनास्थल पे था ही, शक नहीं किया जा सकता भी। जब तक कि चोट बहुत ही संदिग्ध न हो या उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड न हो, तब तक घायल साक्षी की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। यानी कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे गवाही को नहीं माना जाएगा। अगला केस देखते हैं, बलकौर सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में क्या कहा था न्यायालय ने? अदालत ने माना कि यदि गवाह को उसी घटना में शारीरिक चोट लगी है तो उसे स्वाभाविक साक्षी माना जाएगा। ठीक है, यानी कि जो घटना हुई उसमें ही चोट लगी है तो उसको क्या माना जाएगा? स्वाभाविक साक्षी माना जाएगा। अगर एफआईआर और कोर्ट की गवाही के बीच नाम या विवरण में थोड़ा अंतर भी है, यानी कि नाम गलत है या विवरण में थोड़ा अंतर है, बताने में थोड़ी दिक्कत है, तो भी उसका घटनास्थल पर होना गलत साबित नहीं हो जाता। इस बात को भी ध्यान रखना। यह बात इस मामले में कही थी बलकौर सिंह बनाम पंजाब राज्य। मुख्य संदेश, घायल साक्षी की गवाही को अदालत सबसे अधिक विश्वसनीय मानती है। छोटी मोटी गलतियां या पुलिस की चूक का फायदा अपराधी को नहीं मिलता। दुश्मनी का तर्क घायल गवाह की विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करता। मेडिकल रिपोर्ट और प्रमाण पत्र न होने पर गवाही को खारिज किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या? सच का पता लगाना, ताकि अपराधी को सजा मिले और निर्दोष बच सके। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। घायल साक्षी और संबंधित कानून। आइए देखते हैं। अदालतें इसे सबसे भरोसेमंद सबूत मानती है, लेकिन सच की परीक्षा भी करती है। ठीक है, यानी कि अदालत सबसे भरोसेमंद सबूत तो इसको मानती है, लेकिन सत्य की क्या करती है? परीक्षा करती है। घायल गवाह की चोट और उसकी सच्चाई। अदालत का काम, जज साहब ये देखते हैं कि क्या गवाह ने जो घटना बताई है वह उसकी चोटों से मेल खाती है। अगर गवाह की कहानी में बहुत बड़ा झोल है, यानी कि बहुत बड़ा घपला है गवाही में, तो चोट होने के बावजूद अदालत उसे झूठ मान सकती है। भी ध्यान रखना। ठीक है, लोप कब मायने रखते हैं? लोप जो है ओमिशन बोलते हैं इसको, ओमिशन कब मायने रखते हैं? आइए देखते हैं। अगर गवाह ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट और कोर्ट में दी गई गवाही में कोई छोटी मोटी बात छोड़ दी तो इससे पूरा केस खराब नहीं होता भाई। लेकिन अगर वह ऐसी कोई बात छोड़ दे जो पूरे केस की जड़ ही काट दे, जैसे हमले का मुख्य आरोपी ही बदल देना, तभी वह लोप गंभीर माना जाता है। ठीक है, यानी कि पहचानना, जो मुख्य आरोपी था उसको पहचाना नहीं गया, किसी दूसरे को बता दिया तो क्या है? पूरा जो है केस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक अपराध और पीड़िता। तो लैंगिक अपराध में हमने मान लिया कि खुद भुगतभोगी है और इसकी गवाही जो है मजबूत होती है। एक पीड़िता जिसे खुद चोट लगी है वह स्वाभाविक रूप से अपने असली हमलावर को ही सजा दिलाना चाहेगी। ठीक है, कभी भी असली मुजरिम को छोड़कर किसी बेगुनाह को फंसाने का जोखिम नहीं उठाएगी। अदालत का नजरिया क्या है इस मामले में कि अगर पीड़ित की गवाही में कोई बड़ी खामी है तो उसे अन्य सबूतों की पुष्टि की जरूरत के बिना भी सजा का आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला केस की बात करते हैं। अगला केस कौन सा है? अमरीश राणा बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस। क्या केस था? केस का सार, अगर पीड़िता या चश्मोदीन गवाह पहले से अपराधी को नाम से जानता था, लेकिन घटना के तुरंत बाद लिखवाई गई एफआईआर में उसका नाम नहीं दिया, तो वह बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। यानी कि जो पीड़ित जो है या चश्मोदीन गवाह अपराधी को जानता था, लेकिन एफआईआर में उसका नाम नहीं दिया, तो ये क्या बड़ा संदेह पैदा करता है। अदालत का फैसला इस मामले में क्या होगा?
ऐसी स्थिति में अदालत मानती है कि शायद पुलिस ने बाद में साजिश करके अपराधी का नाम एफआईआर में जोड़ा। ऐसे में आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों कर दिया जाता है बरी? क्योंकि अगर आप किसी को पहले से जानते हैं तो आपका पहला काम उसका नाम पुलिस को बताना ही होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप या तो तब उसे नहीं पहचान पाए थे या अब आप उसे झूठा फंसा रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यह बात अमरीश राणा बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में कही थी। क्या मृतक का रिश्तेदार या हितैषी गवाह झूठ बोल सकता है? आइए देखते हैं। रिश्तेदार गवाह का मतलब झूठा गवाह नहीं है। ठीक है, अदालत का मानना केवल रिश्तेदार होने या पीड़ित का दोस्त हितैषी होने के कारण किसी की गवाही को बेकार नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये नहीं बोला जा सकता कि इसका दोस्त है, इसका मित्र है, इसका रिश्तेदार है, इसलिए इसकी गवाही को क्या मानो? बेकार मानो। ठीक है, तो क्या फंडा है? तर्क भाई, पीड़ित का अपना व्यक्ति यानी कि माता पिता, भाई बहन आदि ही तो सबसे पहले मौके पर होते हैं भाई। अगर वह गवाह नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा भाई गवाह? ये बात भी सही है भाई। प्राकृतिक व्यवहार में अदालत कहती है कि एक हत्या या बड़े अपराध में मृतक के माता पिता का असली मकसद न्याय पाना होता है, न कि किसी बेगुनाह को फंसाना भाई। वे क्यों चाहेंगे कि असली हत्यारा बाहर घूमे और वे किसी और निर्दोष को जेल में भेजें भाई। ठीक है, तो कोई भी माता पिता हो ये नहीं चाहेगा कि वह उनका जो हत्यारा है, उनके बेटे का हत्यारा बाहर घूमे, पीड़ित का हत्यारा बाहर घूमे और कोई निर्दोष जो हो वो जेल में चल जाए। ये कोई चाहेगा नहीं, माता पिता हो चाहे रिश्तेदार हो। अदालत सावधानी कैसे बरतती है भाई? अकाट्य सबूत, अगर बचाव पक्ष यह साबित कर दे कि गवाह और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश इतनी गहरी थी कि वह गवाह के पास झूठा फंसाने का ठोस कारण था, तो अदालत सावधान हो जाएगी भाई। ठीक है, यानी कि अगर जो डिफेंस जो है ये साबित कर दे कि इतनी दोनों के बीच में इतनी रंजिश थी कि झूठा फंसा रहा है जिसको, ठीक है, ये साबित कर दे तो क्या है? अदालत सावधान हो जाती है। अन्य साक्ष्यों से मिलान, अगर गवाह रिश्तेदार है तो जज साहब यह देखते हैं कि क्या उसकी कही हुई बात का समर्थन अन्य सबूतों जैसे पुलिस की जांच, गवाहों या बरामदगी से हो रहा है। अगर हो रहा है तो गवाही एकदम पक्की मानी जाएगी कि गवाही सही है। सिद्धांत देखते हैं। रिश्तेदारी होने के कारण संदेह हो सकता है, लेकिन अगर गवाही अन्य पक्के सबूतों से साबित हो रही है तो रिश्तेदार गवाह की भी विश्वसनीयता माना जाता है। इसको ध्यान रखना। हितबंद साक्षी की परिभाषा, कानून की नजर में हितबंद वह है जिसका आरोपी को सजा दिलवाने में व्यक्तिगत हित हो गई। इसमें ये शामिल होते हैं भाई, तो व्यक्तिगत हित सगे संबंधी यानी कि रिश्तेदार होंगे, वही चाहेंगे कि आरोपी अंदर जाए, फिर दोस्त होंगे और फिर नौकर होगा और फिर मालिक होगा। ठीक है, किसी की गवाही तभी खारिज होती है जब उसके पास आरोपी को झूठा फंसाने का ठोस कारण हो गई। केवल रिश्तेदार होना गवाही रद्द करने का आधार नहीं है भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। क्यों रिश्तेदार गवाह को सिर्फ रिश्तेदार होने के कारण झूठा नहीं माना जाता? मुख्य सिद्धांत क्या है? रिश्तेदार होना गवाही को झूठ साबित करने का कारण नहीं है। ठीक है, आसान भाषा में देखते हैं। जब कोई बड़ी वारदात होती है तो सबसे पहले मौके पर परिवार वाले ही होते हैं। अगर रिश्तेदार होने के आधार पर उनकी गवाही खारिज कर देंगे तो ज्यादातर मामलों में कोई गवाही नहीं बचेगा। ठीक है, अब कोई बड़ी वारदात हो गई तो उसमें रिश्तेदार ही तो गवाह होते हैं, और रिश्तेदार गवाह नहीं होंगे तो और कौन बनेगा? सबको अपनी जान प्यारी है, किसी को डरा धमका के अलग कर दिया जाएगा। अदालत का नजरिया क्या है? स्वाभाविक गवाह।
रिश्तेदार स्वाभाविक होते हैं, साक्षी होते हैं, क्योंकि वे घटना के समय वहां मौजूद थे। सावधानी जरूरी है। जब रिश्तेदारों की गवाही को बहुत सावधानी से परखते हैं तो देखते हैं कि क्या उनकी बातों में सच्चाई है और क्या वे घटना का सही विवरण दे रहे हैं। ठीक है, असली मकसद क्या है? अदालत मानती है कि मृतक के परिवार का असली मकसद न्याय पाना है। वे असली हत्यारे को छोड़कर किसी बेगुनाह को फंसाकर अपने दुश्मन को छोड़ने का जोखिम नहीं उठाएंगे। क्यों उठाएंगे भाई? तो दुश्मन उसको अंदर कराएंगे वो। ठीक है, महत्वपूर्ण केस देखते हैं भाई। गुमान सिंह बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। गुमान सिंह बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, इस केस में कोर्ट ने साफ कहा कि कानून रिश्तेदारों को गवाह बनाने से अयोग्य नहीं ठहराएगा। ठीक है, तो गुमान सिंह बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में अदालत ने कहा था कि इस केस में कहा था कि कोर्ट ने साफ कहा था कि तो गुमान सिंह बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का जो मामला था, इसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि कानून जो है रिश्तेदारों को गवाह बनाने से अयोग्य नहीं ठहराएगा। ठीक है, कि कानून ये नहीं बोलेगा कि रिश्तेदार गवाह नहीं होने चाहिए। ठीक है, भले ही वह इतबंद कहलाए। ठीक है, लेकिन उनकी गवाही को केवल इसलिए नहीं फेंका जा सकता कि वह मृतक के रिश्तेदार है। ठीक है, तो इसलिए गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता कि वो मृतक के रिश्तेदार है। गुमान सिंह बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में ये बात कही गई थी। कोर्ट का निर्णय क्या है? उनकी गवाही को अन्य सबूतों के साथ तोलना चाहिए। अगर उनकी गवाही भरोसेमंद और स्वाभाविक है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, बग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला, ये क्या मामला था? इसमें क्या कहा था? इस मामले में कोर्ट ने यह तय किया कि एक ही परिवार के सदस्यों की गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो बग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला था। इसमें न्यायालय ने कहा कि इस मामले में क्या बात कही थी कि कोर्ट ने यह तय किया कि एक ही परिवार के सदस्यों की गवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वो एक ही परिवार के। कोर्ट का निर्णय, अगर वे घटनास्थल पर मौजूद थे तो उनकी गवाही पूरी तरह से मान्य है। भाई, परिवार का होना यह साबित नहीं करता कि वह झूठ बोल रहे हैं। अब परिवार के हैं और वो घटनास्थल पे मौजूद थे, तो ये ऐसे नहीं बोल सकते कि ये इसी के परिवार के हैं इसलिए फंसा रहे हैं आरोपी को। ठीक है, तो बग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में ये बात कही थी भाई। ठीक है, झूठा नहीं मान सकते उनकी गवाही। भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इस मामले में क्या बात कही थी? इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि सिर्फ पीड़ित का संबंधी होने के आधार पर किसी भी गवाह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो केस कौन सा था? भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर सिर्फ जो गवाह जो हो पीड़ित का क्या संबंधी है, तो अगर पीड़ित का संबंधी होने के कारण किसी की गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ये बात कही थी न्यायालय ने। कोर्ट ने कहा कि गवाह की विश्वसनीयता उसके रिश्ते से नहीं बल्कि उसकी बात के तार्किक होने से होती है। ठीक है, कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। कोर्ट का निर्णय क्या था इस मामले में? अगर गवाह की कहानी तार्किक है, घटनाओं से मेल खाती है और अन्य सबूतों से पुष्टि होती है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट से, ठीक है, पुलिस द्वारा जो जांच की गई उससे, तो केवल रिश्तेदार होने के कारण उसे खारिज नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान रखना भाई। ठीक है, सारांश देखते हैं। रिश्तेदार
गवाह स्वाभाविक होते हैं और उनकी क्या है मौजूदगी स्वाभाविक होती है भाई, ठीक है। अदालत उनकी गवाही को सावधानी से परखती है, लेकिन केवल रिश्तेदारी के आधार पर गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता, गवाही को अमान्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय का मुख्य उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचना है, न कि सिर्फ तकनीकी आधारों पर सच्चे गवाह को खारिज करना भी, ठीक है। तो सच्चे गवाह को खारिज नहीं कर सकती अदालत, ठीक है। सच्चाई तक पहुंचना है अदालत का मकसद। इन केसों का सिद्धांत यही है कि सच्चाई, स्वाभाविकता और तार्किकता यही गवाही की विश्वसनीयता की असली कसौटी है, न कि केवल रिश्तेदार, ठीक है। तो आज जो है हमने ये बातें की और कुछ केस भी देखे, जैसे गुमान सिंह बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, बग्गा बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। तो आज के लिए इतना ही। गवाही के बारे में हमने ये जो बातें जो थी ये की, आशा है आपको समझ में आई होंगी, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि और भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।